हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शनल को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। हमने शुरुआत की है एंशंट इंडियन हिस्ट्री से और हम महाजनपदास का पीरियड पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने कुछ रीज़न देखे थे कि व्हाट वर द रीजंस दैट लेड टू द राइज ऑफ महाजनपदास, जिसमें हमने आयरन टेक्नोलॉजी की बात की, एग्रेरियन सरप्लस की बात की, ट्रेड की बात की। आज हम सोशल चेंज पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज द कंटिन्यूएशन टू दैट पार्ट ओनली। पार्ट दिस इज पार्ट 2, पार्ट 1 हमने अपलोड कर चुका है। ठीक है, तो महाजनपदास पीरियड में इंडियन सोसाइटी जो है वो रैपिडली ट्रांसफॉर्म हुई। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं था, सोशल हायरार्की भी चेंज हुई थी। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में एग्रेरियन सोसाइटी देखने को मिलती है, हमको वर्ना बेस्ड सिस्टम देखने को मिलता है, रिचुअल्स बनने लगे, है ना। यहाँ पे एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ, ट्रेड इंक्रीज हुई, सिटीज बनी, मर्चेंट्स आए, प्रोफेशनल ग्रुप बने, तो अर्बन सोसाइटी बनी। ठीक है, इसके साथ साथ में हमको राइज ऑफ वैश्यास भी देखने को मिलता है। वैश्या became economically powerful because of trade, agriculture, banking and guilds, लेकिन पॉलिटिकल पावर उनके पास नहीं थी। ये कॉन्ट्रडिक्शन लेटर रिलीजियस रिफॉर्म को सपोर्ट करता है, लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। देयर वर आल्सो राइज ऑफ क्षत्रियस। क्षत्रिय रूलर ग्रेजुअली चैलेंज्ड ब्राह्मणिकल रिचुअल सुप्रीमेसी। क्षत्रियस पहले भी हुआ करते थे, लेकिन नाउ दे हैव स्टार्टेड चैलेंजिंग ब्राह्मणिकल रिचुअल्स। वाई? क्योंकि अब इनकी पावर भी और ज़्यादा बढ़ रही है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर भी आ रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, तो बहुत सारे फिलोसॉफिकल डिबेट्स इन दी उपनिषद्स इन्वॉल्व क्षत्रिय पेट्रन्स एंड थिंकर्स। महावीरा और बुद्धा दोनों क्षत्रिय बैकग्राउंड से एसोसिएटेड थे। ठीक है, ये सब हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन भी है। अर्लियर ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर करते थे, अब डिफरेंट ऑक्यूपेशंस इमर्ज हुए, लाइक पॉटर्स, कारपेंटर्स, ये सब। अर्बन क्लासेस बनी, सोसाइटी बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, न्यू ग्रुप्स इमर्ज लाइक श्रेष्ठीज, सेठीज, गहपतीज, आर्टिजन्स, ये सब देखने को मिलते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट ऑप्शनल टर्म आपके लिए गहपति है। गहपति का मतलब होता है लार्ज लैंड होल्डर। ठीक है, गृहपति का मतलब होता है लार्ज लैंड होल्डर। ठीक है, ऑफन वेल्दी या मे बी इतना बड़ा आदमी कि वो लेबर्स एम्प्लॉय करे, समटाइम्स एंगेज्ड इन ट्रेड। सेठीज का मतलब यानी कि श्रेष्ठी, रिच मर्चेंट्स और बैंकर्स। अर्बन इकोनॉमी का डोमिनेंट फिगर देखने को मिलता है, एंड मेनी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को डोनेशन दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो ये सब हमको देखने को मिलता है। सोशल चेंज किस वजह से? सोसाइटी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी, क्षत्रियस ने चैलेंज करना शुरू कर दिया, वैश्यास इंपॉर्टेंट बने, नए नए क्लासेस इमर्ज हुए, ये सब हमको देखने को मिलता है। ठीक है, सोशल चेंज में व्हाट वर द रिलीजियस चेंजेस? 6th सेंचुरी BCE को हिस्टोरियंस एज ऑफ रिलीजियस फर्मेंट कहते हैं। इस पीरियड में वैदिक रिलीजन के पैरेलल कई नए फिलोसफिकल ट्रेडिशन इमर्ज हुए। व्हाई रिलीजियस रिफॉर्म हैपेंड? क्यों हुए रिलीजियस रिफॉर्म? जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविकाज, ये सब देखने को मिलते हैं। इनके बारे में हम अलग से लेक्चर डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम थोड़ा सा इनका हिंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ कि ब्राह्मणिकल रिचुअल्स की वजह से जो सैक्रिफाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। वो एनिमल किलिंग भी डिमांड करते थे और बहुत ज़्यादा कठोर रिचुअल्स देखने को मिलते हैं अर्बन सोसाइटी में। ठीक है, तो अब जैसे एग्रीकल्चर वाली बात हो गई। एग्रीकल्चर अगर करना है आपको, तो आपको ऑक्सन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं, है ना? तो वो जो है ये ठीक नहीं था, इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं था, है ना? तो एथिकल रिलीजन की डिमांड हुई, है ना? इसकी वजह से श्रमणा मूवमेंट आया और ये सब हमको देखने को मिलता है फिर। मेजर हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स लाइक बुद्धिज्म, जिसको गौतम बुद्धा ने ही वाज द फाउंडर। जैनिज्म, जिसको 24 तीर्थंकर महावीर ने पॉपुलराइज किया। आजीविकास वीसी, है ना, फाउंडेड ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद मक्खली गोसा। ठीक है, डॉक्ट्रिन जो है वो नियति, फेटलिज्म पे जो है डिपेंड करते थे। चरवाकास भी देखने को मिलते हैं हमको, बहुत सारे देखने को मिलते हैं, और भी कई श्रमणा ट्रेडिशन। व्हाई डिड मर्चेंट सपोर्ट बुद्धिज्म? अगेन वही जो मैं बोल रही थी, व्हाई डिड मर्चेंट सपोर्ट बुद्धिज्म? Because Buddhism opposed expensive sacrifices. It encouraged ethical conduct. It also accepted a donation and spread through urban centers. इसलिए जो है वैश्यास ने सपोर्ट किया बुद्धिज्म को काफी बढ़ चढ़ के। ठीक है, ये सब हमको देखने को मिलता है। सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में हम देख चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो सेकेंड अर्बनाइजेशन वी हैव डिस्कस्ड, बट थोड़ा सा बता देती हूँ। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंड अगर डिफाइन करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि द री इमर्जेंस ऑफ टाउन्स एंड सिटीज इन द मिडिल गंगा वैली एंड एडजॉइनिंग रीजन अराउंड 6th century BCE आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन अर्बन सेंटर्स इज नोन एज सेकेंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, ये सब हमने देखा। कौन से एरिया में? अराउंड द मिडिल गंगा वैली।
अरा मिडिल गंगा वैली 6th सेंचुरी बीसी के पास में आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नोन एज सेकंड अर्बनाइजेशन। वाई सेकंड ये भी हमको पता है क्योंकि फर्स्ट तो हमें हड़प्पा वाले को बोलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब 600 बीसी से ही हमको हिस्टोरिकल पीरियड देखने को मिलता है। अब व्हाई डिड इट अकर, ये सब भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फीचर्स क्या-क्या थे, एग्रेरियन सरप्लस, क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें देखने को मिलती थी, है ना? गिल्ड्स, पंचमार्क कॉइन्स, ये सब देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल फीचर्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक परमानेंट कैपिटल आ गई थी, ब्यूरोक्रेसी आ गई थी, क्योंकि अब इतना ज़्यादा सरप्लस है, उसको सँभालने के लिए एक अकेला आदमी नहीं सँभाल पाएगा ना, उसको पूरी मशीनरी चाहिए। वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ही हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। देयर वाज़ ऑल्सो स्टैंडिंग आर्मी, टैक्सेशन बनने लगा, है ना? सोशल फीचर्स में क्या-क्या देखने को मिलता है, अर्बन एलीट्स हुए, मर्चेंट्स निकल के आए, बैंकर्स निकल के आए, प्रोफेशनल आर्टिज़न्स निकल के आए, तो ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड रिलिजियस रीज़न्स में भी हमने बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, है ना, ये सब देखा। ठीक है? अब यहाँ पे अर्ली स्टेट फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा-सा हिस्टोरियोग्राफी देख लेते हैं। ठीक है? सेकंड अर्बनाइजेशन जो है वो सपोर्टेड बाय नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर व्हिच इज एनबीपीडब्ल्यू पॉटरी, पॉन्च्ड मार्क कॉइन्स, फोर्टिफाइड सेटलमेंट, है ना, ये सब देखने को मिलता है। आर्य शर्मा कहते हैं कि सेकंड अर्बनाइजेशन वाज प्राइमरीली ड्रिवन बाय वो आयरन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। ये आप हर किसी में यूज कर सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में भी इसको बार बार बोला था। डीडी कोशाम्बी जो है वो मटेरियल बेस यानी प्रोडक्शन बेस देते हैं, ये हमने देखा था। रुमिला थापर जो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेती हैं, वो कहती हैं कि सिर्फ आयरन टेक्नोलॉजी या फिर प्रोडक्शन पे नहीं कर सकते आप, होलिस्टिक जो है मल्टी कॉजल टाइप का देखने को मिलता था। अगर क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें तो अर्लियर historians tended to explain the second urbanization mainly through iron technology and किसी एक तरीके से। मॉडर्न हिस्टोरियन है वो मल्टी कॉजल अप्रोच लेते हैं, सेम एज व्हाट रोमेला थैपर सेड। ये एग्रीकल्चर, ट्रेड, इकोलॉजी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी चेंज, सब पे ध्यान देते हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ एक वजह नहीं हो सकती जिसकी वजह से जो है सेकंड अर्बनाइजेशन आया, ये हमने देखा। नाउ विल टॉक अबाउट अर्ली स्टेट फॉर्मेशन। ओके, स्टेट फॉर्मेशन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का कोर कॉन्सेप्ट है। यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शन में ये सिर्फ फैक्चुअल टॉपिक नहीं है बल्कि एक नया एनालिटिक और हिस्टोरियोग्राफिकल टॉपिक है। महाजनपदास पीरियड में पहली बार इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टेरिटोरियल स्टेट डेवलप हुए। इस प्रोसेस को ही हिस्टोरियन अर्ली स्टेट फॉर्मेशन कहते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टेरिटोरियल स्टेट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेट फॉर्मेशन? एक ऐसी एक ऐसी हिस्टोरिकल प्रोसेस जिसमें ट्राइबल या लीनियज बेस्ड सोसाइटी ग्रेजुअली ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्टेट्स में ट्रांसफॉर्म होती है, जिनके पास टेरिटरी, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, जुडिशरी, मिलिट्री और सोवरेनिटी होती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक इंसिडेंट नहीं समझना चाहिए, ये कई सेंचुरी तक चलने वाली ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, ये हमने देखा। एंड व्हाट वर द एसेंशियल फीचर ऑफ अर्ली स्टेट? देयर वाज अ टेरिटरी, राइट? देयर वाज टेरिटरी, हमने ये देख ही लिया था मोनार्की और रिपब्लिकन्स में क्या फ़र्क है ना? ठीक है, ओके, दिस वी हैव डन आई थिंक। या बट आई डू इट अगेन। ठीक है, असेंशियल फीचर अर्ली स्टेट के क्या क्या थे कि टेरिटरी थी, पॉपुलेशन थी, परमानेंट विलेजेस, ये सब सिटीज हुआ करते थे। देयर वाज आल्सो पॉलिटिकल अथॉरिटी, है ना, पावर ट्राइबल असेंबली से शिफ्ट होकर किंग या रिपब्लिकन असेंबली तक पहुंच गई। देयर वाज आल्सो टैक्सेशन, है ना, देयर वाज आल्सो ब्यूरोक्रेसी, कोर्सिव पावर, है ना, स्टेट लॉज इंप्लीमेंट करने के लिए आर्मी या पुलिस लाइक ऑफिशियल्स होते थे जो पनिशमेंट देते थे। लेजिटिमेसी थी, सिर्फ मिलिट्री पावर सफिशिएंट नहीं थी, स्टेट को सोशल एक्सेप्टेंस भी चाहिए थी। इसलिए किंग ऑफन यूज्ड रिचुअल्स, रिलीजन, जीनियोलॉजी, डिप्लोमेसी, ये सब चीज़ें। ठीक है, व्हाट वर द नेचर की नेचर क्या था इन अर्ली स्टेट फॉर्मेशन का? रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमको, ईस्टर्न इंडिया में, है ना, वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी देखने को मिलती है, मिडिल गंगा वैली में भी देखने को मिलती है। एंड वाई डिफरेंट ट्रेजेक्ट्रीज? क्योंकि अलग अलग इकोलॉजी देखने को मिलती है, अलग अलग एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, सोशल स्ट्रक्चर, ये सब होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो एक बीडी चट्टोपाध्याय जो है, उनका थोड़ा-सा देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बीडी चट्टोपाध्याय क्या कहते हैं, ठीक है? उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि रीजनल पॉलिटिकल प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली स्टडी करना चाहिए। सभी स्टेट्स सेम मॉडल फॉलो नहीं करते, ठीक है? इन्होंने बोला कि सभी स्टेट जो है, वो सेम मॉडल फॉलो नहीं करते, तो सब किसी को आपको अलग-अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अलग-अलग तरीके से समझना पड़ेगा, इन्होंने कहा, ठीक है? ओके।
हाँ, अब थोड़ा-सा यहाँ से शुरू करते हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप। आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ इंट्रोडक्शन फॉर दिस। हमने चीज़ें रिपीट भी की हैं। पॉलिटिकल लैंडस्केप पढ़ते हैं जिसमें हम रिपब्लिकन्स पहले अब वापस से देखेंगे। पहले हमने थोड़ा हल्का-फुल्का देखा था, ठीक है? तो महाजनपदास पीरियड में 2 मेजर पॉलिटिकल पावर साइमल्टेनियसली एग्ज़िस्ट करते थे, है ना? व्हाई डिड टू स्टेट एग्ज़िस्ट? क्योंकि रीजनल ट्रेडिशन थे, ईस्टर्न इंडिया में लार्जर किंगडम्स देखने को मिलते हैं, व्हेरेज़ हिमालयन फुटप्रिंट्स में थोड़ा क्लैन रिपब्लिक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन देखने को मिलती है, व्हेरेज़ अगर हम नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं तो मिक्स्ड पैटर्न देखने को मिलता है। इसलिए एंशिएंट इंडिया को एक सिंगल पॉलिटिकल मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। देयर वर सर्टेन मोनार्किकल स्टेट्स मतलब मोनार्की में पॉलिटिकल अथॉरिटी एक हेरिडिटरी रूलर के पास होती है। और मेजर मोनार्कीज जैसे मगध, कोसाला, है ना, अवंती, काशी, वत्स ये सब देखने को मिलते हैं। व्हाट वर द फीचर्स? हेरिडिटरी सक्सेशन होता था, यानी फादर का बेटा ही जो है नया राजा बनेगा। देयर वाज आल्सो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, किंग के पास सुप्रीम पावर होती थी। टैक्सेशन रेगुलरली होता था, ब्यूरोक्रेसी होती थी, एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी और कैपिटल्स होती थी, है ना? ये सब हमने देखा। और एक्सपेंशन से जो है कॉन्क्वेस्ट से ये एक्सपेंशन करते थे, वॉर या मैट्रिमोनियल अलायंस, वो भी बहुत सारे तरीके हमने देखे हैं। अब कुछ फ़ायदे होते हैं मोनार्की के। व्हाट आर दीज़ बेनिफिट्स ऑफ मोनार्की? मोनार्की के कुछ फ़ायदे होते हैं, ठीक है? पहला फ़ायदा क्या होता है? क्विक डिसीज़न ले सकते हो आप, है ना? आपको सहमति नहीं लेनी 10 लोगों से, आपके मन में आया कर दिया। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होती है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, वेयर सक्सेशन रिमेन्ड ऑर्डरली, मतलब ऐसा नहीं है कि राजा खत्म हो गया, अब नया कौन बनाए, नया कौन बनाए, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बहसबाजी हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ये कन्फ्यूजन जो है वी कैन डू अवे विद दैट। एक्सपेंशन पॉसिबल होता था, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है ना? जैसे टायरनी की पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है, टायरनी की पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है? कैपेबिलिटी ऑफ रूलर बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर रूलर कैपेबल नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है? फिर हम रिपब्लिकन स्टेट्स के बारे में देखते हैं, रिपब्लिकन स्टेट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है? रिपब्लिक्स एंशिएंट इंडिया का यूनिक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मॉडर्न डेमोक्रेसी नहीं थे, है ना? इनको गण संघ भी बोला जाता था, गण का मतलब होता है कॉर्पोरेट पॉलिटिकल ग्रुप और संघ का मतलब एसोसिएशन। कंबाइंड मतलब पे पॉलिटिकल एसोसिएशन गवर्न्ड कलेक्टिवली। क्या बोला मैंने? पॉलिटिकल एसोसिएशन गवर्न्ड कलेक्टिवली, ठीक है? Historians prefer गण संघ rather than republic because modern republics और ancient गण में काफ़ी difference है। Where were these republics located? Mainly Himalayan foothills में या northern बिहार में, eastern उत्तर प्रदेश में, some parts of Punjab and northwest. Why here? ये region relatively tribal tradition को preserve कर पाए। Large territorial monarchies यहाँ initially dominate नहीं कर पाई। ठीक है? जैसे वज्जी कॉन्फेडरेसी हमको देखने को मिलती है, ठीक है? सबसे पावरफुल रिपब्लिक है, कैपिटल वज्जी की वैशाली होती थी। मल्ला देखने को मिलती है, इसके 2 ब्रांचेज़ होते थे, है ना? 2 कैपिटल भी होती थी, कुशीनरा और पवा। साक्या देखने को मिलता है जहाँ से गौतम बुद्ध है ना? कैपिटल थी इसकी कपिलवस्तु और बुद्धा इस क्लैन से बिलॉन्ग करते थे। कोलिया रामग्राम रीजन में, मोरिया पिप्पलवना रीजन में, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द क्लैन फ्रॉम वेयर मौर्याज़ लेटर क्लेम डिसेंट, मौर्य। ठीक है? कलामा वाज़ ऑल्सो देयर, भग्गा वाज़ ऑल्सो देयर, ठीक है? ये सब हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपब्लिक्स, इवन रिपब्लिक्स में भी टाइप थे। सिंगल क्लैन रिपब्लिक जिसका एक डोमिनेंट क्लैन था, एंटायर पॉलिटी कंट्रोल करता था। एग्ज़ाम्पल साक्या। कॉन्फेडरेसी में मल्टीपल क्लैन्स हुआ करते थे, वो मिलकर पॉलिटिकल यूनियन बनाते थे। एग्ज़ाम्पल वज्जी कॉन्फेडरेसी। वज्जी कॉन्फेडरेसी सबसे इम्पोर्टेंट रिपब्लिक है, इसमें लिच्छवीज़ हैं, विदेहाज़ होते थे, है ना? ज्ञात्रिकाज़ होते थे और अन्य एसोसिएटेड क्लैन्स भी इसके मेंबर थे। इम्पोर्टेंस ये है कि लार्ज पॉलिटिकल यूनियन था, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती थी और मिलिट्री कोऑपरेशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है? ये सब हमने देखा। अब रिपब्लिकन ट्रेडिशन की बात करें तो रिपब्लिक्स वैदिक ट्राइबल इंस्टीट्यूशन के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। सभा समिति हमने देखा था, क्लैन असेंबलीज़ थी, है ना? वो सब। तो व्हाई रिपब्लिक्स सर्वाइव्ड? बिकॉज़ क्लैन आइडेंटिटी अभी भी स्ट्रॉन्ग थी इन लोगों में और किंगशिप यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुई थी अभी तक भी। देखने को मिलती है लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। पॉलिटिकल फिलॉसफी इसके पीछे क्या थी इनकी? पावर बिलॉन्ग्ड नॉट टू वन किंग बट कलेक्टिवली एलीट क्लैन मेंबर्स, है ना? कलेक्टिवली टू एलीट क्लैन मेंबर्स।
ठीक है, ये सब हमने देखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मॉडर्न जो है डेमोक्रेसी जैसा नहीं था, रिपब्लिक्स पर ओलिगार्कीज पॉलिटिकल पावर थी, लेकिन फ्यू एरिस्टोक्रेटिक क्षत्रिय फैमिलीज के पास में कंसंट्रेटेड थी। ठीक है, हु कुड पार्टिसिपेट जनरली एडल्ट मेल मेंबर्स ऑफ रूलिंग क्षत्रिय क्लैन, नॉट विमेन, नॉट शूद्रास, नॉट स्लेव्स, ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स नहीं होते थे, है ना। ठीक है, ये हमने देखा। एंड व्हाई आर दे कॉल्ड ओलिगार्कीज? बिकॉज पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड थे। एग्जाम्पल, वज्जी असेंबली में सिर्फ एलीट रूलिंग फैमिलीज पार्टिसिपेट करती थी, हर कोई नहीं कर सकता था। ठीक है, ये सब हमने देखा। इसमें हिस्टोरियंस के कुछ व्यूज हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। केपी जायसवाल कहते हैं कि एंशियंट इंडियन रिपब्लिक्स को हाईली डेवलप्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के रूप में प्रेजेंट किया। उनकी बुक हिंदू पॉलिटी ने कॉलोनियल व्यू को चैलेंज किया और दिखाया कि इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की प्राचीन परंपरा थी। लिमिटेशन ये है कि आज के ज़्यादातर हिस्टोरियन मानते हैं कि उन्होंने रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन को कुछ हद तक आइडियलाइज किया, बट एक्चुअली इतना वो नहीं था जैसे हम मॉडर्न टाइम में देखते हैं, वैसा नहीं था। बट एलीट मेंबर कर रहे थे, बट ग्रुप ऑफ एलीट मैन करते हैं, ऐसा नहीं था कि हर कोई इंक्लूडेड था, इंक्लूसिविटी थी। देन वी ऑल्सो सी आर एस शर्मा, ये कहते हैं कि रिपब्लिकन्स ओलिगार्किक थे, डेमोक्रेटिक नहीं थे। अगेन आर एस शर्मा कहते हैं। आर एस शर्मा ने जो है पहले फॉर्मेशन के बारे में भी कहा था। उन्होंने कहा था कि आयरन टेक्नोलॉजी और एग्रेरियन सरप्लस जो है दैट गिव राइज टू द सेकेंड अर्बनाइजेशन। फिर रोमिला थापर कहती हैं कि रिपब्लिक्स ट्राइबल इंस्टीट्यूशन और टेरिटोरियल पॉलिटिक्स के बीच ट्रांजिशनल स्टेज रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्या बोला? ट्राइबल इंस्टीट्यूशन और मतलब ट्राइबल इंस्टीट्यूशन से थोड़ा आगे निकल गए हैं, टेरिटोरियल पॉलिटिक्स तक अभी पहुंचे नहीं है, ट्रांजिशन जो है वो शो करते हैं। रोमिला थापर अर्बनाइजेशन वाले में भी क्या कहती थी कि बहुत सारे रीजन है, सिर्फ एक पे डिपेंड होना जो है सही नहीं है। ठीक है, एच सी राय चौधरी हु इज ऑल्सो एन हिस्टोरियन, वो कहते हैं कि रिपब्लिक्स को अर्ली इंडियन पॉलिटी डाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं और बुद्धिस्ट सोर्स के माध्यम से उनकी पॉलिटिकल फंक्शनिंग को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, इनका मानना है। ठीक है, ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शनल के लिए आपका ये है कि एंशियंट इंडियन रिपब्लिक्स शुड बी अंडरस्टूड एज अ कॉर्पोरेट ओलिगार्की, नॉट अ नेशन स्टेट डेमोक्रेसीज। दिस डिस्टिंक्शन इज फ्रीक्वेंटली अप्रिशिएटेड इन ऑप्शनल आंसर्स। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ओके, विल मूव फॉरवर्ड एंड विल टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ रिपब्लिकन स्टेट। ठीक है, रिपब्लिक्स या गण संघ जो होते थे वो एंशियंट इंडिया के सबसे यूनिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे। ये ना तो मॉडर्न डेमोक्रेसी थे, ना ही हेरिडेटरी मोनार्कीज थे, है ना। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टिव लीडरशिप पर बेस्ड था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिपब्लिक्स के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें मिलती है बुद्धिस्ट लिटरेचर से, जैन लिटरेचर से, ग्रीक रेफरेंस जो कि लिमिटेड है, पनीनी के जो राइटिंग्स हैं, एंड लेटर कमेंट्रीज। लेकिन इन सभी सोर्सेज को क्रिटिकल अप्रोच से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनमें सेक्टेरियन और क्रोनोलॉजिकल लिमिटेशंस हमको देखने को मिलती हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। रिपब्लिक्स का बेसिक प्रिंसिपल था कलेक्टिव सोवरेनिटी रेदर देन इंडिविजुअल सोवरेनिटी। यानी अथॉरिटी किसी एक किंग में वेस्टेड नहीं थी, अथॉरिटीज रूलिंग क्लान के मेंबर्स कलेक्टिवली जो है एक्सरसाइज करते थे। नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर क्या था कि पावर बिलोंग टू क्षत्रिय एरिस्टोक्रेसी, नॉट द कॉमन फार्मर्स, वुमेन, स्लेव्स और शूद्रास, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिलता है। असेंबलीज की बात करते हैं। ठीक है, असेंबलीज की बात करते हैं इनकी। रिपब्लिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था संथगार, है ना। ये असेंबली हॉल था जहाँ पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी। ठीक है, इसको कभी कभी असेंबली हॉल या काउंसिल हॉल भी कहा जाता था। इसका मतलब है पब्लिक असेंबली बिल्डिंग या जहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन जो है हुआ करते थे, पॉलिटिकल डिसीजन सेंटर था ये। इंपॉर्टेंस है कि ये रिपब्लिक का पार्लियामेंट, काउंसिल, कैबिनेट, कोर्ट सब कुछ था, लेकिन मॉडर्न पार्लियामेंट से कंपेयर नहीं किया जा सकता, है ना। अभी मेंबरशिप क्या थी इसकी, कौन कौन लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते थे। असेंबलीज के मेंबर जनरली होते थे एलीट क्षत्रिय फैमिलीज। इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन्हें कभी कभी राजाज भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि यहाँ राजा का मतलब मोनार्क नहीं है, इसका मीनिंग है मेंबर ऑफ रूलिंग एरिस्टोक्रेटिक क्लैन। लिच्छवीज के बहुत सारे राजा साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते थे, ये सब इक्वल पॉलिटिकल स्टेटस रखते थे। what were the function what were the function of
दीज असेंबली। लेजिस्लेशन करते थे, है ना? पॉलिटिकल रूल्स, पॉलिसीज़ ये सब चीज़ें, इलेक्शन किया करते थे, सिलेक्शन किया करते थे गणपतिज़ या चीफ एग्ज़ीक्यूटिव का, वॉर एंड पीस की बातें करते थे, फॉरेन रिलेशन की बातें करते थे, जुडिशियल फंक्शन भी था, फाइनेंशियल फंक्शन भी था, है ना? ये सब हमको देखने को मिलता है। वर डिसीजंस डेमोक्रेटिक? पार्शियली। डिस्कशंस कलेक्टिव होते थे लेकिन पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्टेड थी, इसलिए पार्शियली बोल सकते हैं। अब वोटिंग की बात करें तो सम बुद्धिस्ट टेक्स्ट सजेस्ट वोटिंग या कंसेंसस, दोनों मेथड यूज़ हो सकते थे। एग्जैक्ट प्रोसीजर हर रिपब्लिक में डिफरेंट हो सकता था। यहाँ पे हिस्टोरियोग्राफिकल क्वेश्चन ये है कि अर्ली हिस्टोरियंस ने असेंबली को मॉडर्न पार्लियामेंट के इक्विवेलेंट बताया और मॉडर्न हिस्टोरियंस डिसएग्री करते हैं। रीज़न ये है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एग्जिस्ट नहीं करता था। व्हाट वाज द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन? असेंबली डेली एडमिनिस्ट्रेशन खुद कंडक्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अपॉइंट किए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते थे जिनको गणपति या गणराज्य कहते थे। ठीक है? सम टेक्स्ट आल्सो यूज डिफरेंट डेजिग्नेशंस डिपेंडिंग ऑन द पॉलिटी, है ना? एग्जीक्यूटिव हेड वाज नॉट एन एब्सोल्यूट किंग। इनका फंक्शन क्या था कि असेंबली के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, मिलिट्री लीडरशिप करना, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन देना, एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करना, इमरजेंसी एक्शन लेना, एंड हिज पावर वाज आल्सो लिमिटेड। असेंबली के कंट्रोल के अंडर रहती थी और ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जैसा भी नहीं था और ना ही एब्सोल्यूट मोनार्क था। अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स में वी आल्सो सी उपराज, ये डिप्टी चीफ होते थे, चीफ के एब्सेंस में वर्क करते थे। सेनापति हुआ करते थे जो मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, है ना? हमको बंदा गारिका देखने को मिलते, ट्रेजरर होते थे, है ना? रेवेन्यू, ट्रेजरी, फाइनेंस ये सब चीज़ें ये सँभालते थे, ठीक है? तो ये हमको देखने को मिलता है। और भी काफ़ी सारे ऑफिशियल थे, एग्ज़ैक्ट डेज़िग्नेशन सब रिपब्लिक में सेम नहीं है। पॉसिबल ऑफिशियल्स जैसे मैसेंजर हुआ करते थे, रेवेन्यू असिस्टेंट्स या मिलिट्री ऑफिसर्स ये सब हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि एग्जीक्यूटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल था, मोनार्की के ऑपोजिट एग्जीक्यूटिव सुप्रीम नहीं था। मोनार्की में एग्जीक्यूटिव सुप्रीम देखने को मिलता है, ठीक है? जुडिशरी भी देखने को मिलती है। जुडिशियल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मेनली मिलती है महापरिनिब्बाण सुत्त, लेटर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन और जैन टेक्स्ट से, ठीक है? यहाँ से हमको जो है जुडिशरी की नॉलेज मिलती है। जैसे लिच्छवी का एक एग्ज़ाम्पल है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन मेंशन करता है कि मल्टीपल एपेलेट्स स्टेजेस हुआ करते थे और बिफोर द फाइनल जजमेंट बहुत सारे स्टेजेस से गुज़रना पड़ता था। यहाँ पे ऑप्शनल के लिए इनसाइट है कि सम ओल्डर बुक्स मेंशन 7 कोड्स। मॉडर्न हिस्टोरियंस एडवाइस करते हैं कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए बिकॉज़ द एग्ज़ैक्ट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड विद द सर्टेनिटी फ्रॉम अवेलेबल एविडेंसेस, है ना? बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो इंडिकेट करते हैं एक मल्टी टायर्ड एपेलेट जुडिशियल प्रोसेस इन द लिच्छवी रिपब्लिक, दो द एग्जैक्ट नंबर एंड स्ट्रक्चर रिमेन डिबेटेड। एक कलेक्टिव जजमेंट हुआ करता था, एक कस्टमरी लॉ हुआ करता था, क्लैन ट्रेडिशन देखने को मिलता है, कंसेंसस और पनिशमेंट भी मिला करती थी, एविडेंस लिमिटेड थे, है ना? एविडेंस लिमिटेड है हमारे पास में तो पनिशमेंट प्रोबेबली वेरिड अकॉर्डिंग टू कस्टम स्टेटस एंड नेचर ऑफ ऑफेंस, ठीक है? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पे देखने को मिलती है हमको, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि व्हाई जो है वज्जी वाज़ सक्सेसफुल। एक बारी मैं थोड़ा-सा देख लेती हूँ, आई हैव रिटन इट समवेयर एंड नो आई डोंट थिंक सो आई हैव डन। एनीवे ठीक है, थोड़ा-सा ना वज्जी का केस स्टडी पढ़ लेते हैं हम। मैंने वैसे नोट्स में नहीं लिखा बट वी विल डिस्कस इट एनीवे, ठीक है। व्हाई वाज़ वज्जी सक्सेसफुल? तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वज्जी में देखने को मिलती है, कलेक्टिव डिफेंस देखने को मिलता है, ट्रेड रूट्स भी अच्छे थे और वैशाली काफ़ी प्रॉस्पेरस जगह थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इस वजह से वज्जी बिकेम सक्सेसफुल। ठीक है? लेकिन इवेंचुअली इट वाज़ डिफीटेड। अजातशत्रु के मिलिट्री प्रेशर के अंदर उसकी डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी और इंटरनल डिवीजन के चलते जो है मगध ने वज्जी को भी अपने अंडर मिला लिया। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन मेंशन करते हैं कि अजातशत्रु के मिनिस्टर ने, है ना? उन्होंने ही वीकेंड द वज्जीज़ बाय एक्सप्लॉइटिंग इंटरनल डिसिजंस बिफोर अ मिलिट्री सक्सेस। ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है? अब विच सिस्टम वाज़ मोर एफिशिएंट अगर हम बात करें, मोनार्की ज़्यादा एफिशिएंट थी या वो? मोनार्कीज़ के हमने देखे थे कि क्या फ़ायदे हैं, फ़ास्ट डिसीजन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्मी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन दूर रहती है। रिपब्लिक्स का जो है हमारा बढ़िया बात ये है कि कलेक्टिव लीडरशिप हुआ करती थी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर पे चेक रहता था और पॉलिटिकल कंसल्टेशन हुआ करती थी बिटवीन द रूलिंग एलिट्स। लेकिन वीकनेस ये है कि डिसीजन स्लो लिए जाते थे, फैक्शनल पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है, कन्फ्यूजन भी देखने को मिलती है क्योंकि सबका अलग-अलग मत हो सकता है।
ठीक है? तो ये हमने देखा। यहाँ पे हिस्टोरियन केपी जायसवाल कहते हैं कि एंशिएंट इंडियन रिपब्लिक्स रिप्रेजेंटेड अ हाइली डेवलप्ड रिपब्लिकन ट्रेडिशन एंड चैलेंज द कॉलोनियल क्लेम दैट इंडिया न्यू ओनली मोनार्की। क्रिटिसिज्म ये है कि हिज इंटरप्रिटेशन इज कंसिडर्ड समवॉट आइडियलाइज्ड बाय मेनी हिस्टोरियंस। ये हम पहले भी जो है डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? ये हमने पढ़ा है पहले से। ठीक है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम बात करेंगे कि व्हाई दीज़ रिपब्लिकन स्टेट्स डिक्लाइन्ड। महाजनपदास पीरियड के बिगिनिंग में जो ये गण संघ है और मोनार्कीज़ हैं, दोनों इम्पोर्टेंट जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे। लेकिन 6 टू 14th सेंचुरी के बीच ग्रेजुअली जो है रिपब्लिकन्स डिक्लाइन करने लगे, जबकि मोनार्किकल जो स्टेट है स्पेशली मगधा, इट कंटिन्यूड टू एक्सपैंड। ये डिक्लाइन किसी एक रीजन की वजह से नहीं हुआ। हिस्टोरियंस इसे मल्टी कॉजल जो है पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है? मल्टी कॉजल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। व्हाई डिड रिपब्लिकन्स डिक्लाइन? सबसे पहले इकोनॉमिक लिमिटेशन। इकोनॉमी किसी भी स्टेट की बैकबोन होती है ना? बैकबोन होती है। रिपब्लिक्स जनरली मगध, कोसाला जैसे फर्टाइल किंगडम्स के कंपैरिजन में लेस प्रोडक्टिव रीजन में लोकेटेड थे। ठीक है? व्हाई वाज़ दिस प्रॉब्लम? क्योंकि कम एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो कम टैक्सेशन मिलेगा, कम रेवेन्यू तो स्मॉलर आर्मी, ये सब देखने को मिलता है और आपका यू आर मोर वल्नरेबल, है ना? मोस्ट रिपब्लिक्स हिमालयन फुटहिल्स या नॉर्थ बिहार के एरियाज़ में थे और इन रीजन में एग्रीकल्चर हुई लेकिन मिडल गंगा वैली जैसी नहीं हुई। ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ओलिगार्किक कैरेक्टर मतलब रिपब्लिकन्स डेमोक्रेटिक नहीं थे, पॉलिटिकल पावर एलीट क्षत्रिय फैमिलीज़ के पास में ही थी, है ना? ओलिगार्की का मतलब रूल बाय फ्यू होता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में वुमेन कॉमन ऐसे ये सब कॉमन लोग शूद्रा स्लेव्स ये सब नहीं हुआ करते थे। एंड व्हाई वाज दिस वीकनेस? ये कमजोरी क्यों थी? क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन होगा तो एलीट पॉलिटिक्स बनेगी, फैक्शनल इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं, सब लोग अपने फायदे के लिए बोलेंगे, है ना? लोगों के फायदे के लिए अभी भी जरूरी नहीं है बोले वो। यूनिटी वीक होगी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। मॉडर्न हिस्टोरियन कहते हैं कि रिपब्लिकन्स कलेक्टिव थे लेकिन इंक्लूसिव नहीं थे। ठीक है? रोमिला थापर यहाँ पे कहती हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेड क्लैन ओलिगार्की rather than पॉपुलर डेमोक्रेसी। देयर वर आल्सो इंटरनल राइवलरीज। हमने देखा ना अजातशत्रु के जो मिनिस्टर थे उसने जो है फैक्शनल ये दिक्कतें क्रिएट की इनके बीच में सक्सेस से पहले ही, है ना? एक्सपेंशन से पहले ही। तो वो लोग पहले ही कमज़ोर हो चुके थे। ठीक है? कमज़ोर चीज़ को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। रिपब्लिकन्स में मल्टीपल रूलिंग फैमिलीज़ पावर शेयर करती थी। ये सिस्टम कंसल्टेशन प्रमोट करता है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करता है ना? तो ये हमको इंटरनल राइवलरीज का रीजन देखने को मिलता है। सेम हैपेंड विद वज्जी कॉन्फिडेंसी हमने देखा था, अजातशत्रु की जो पॉलिसी थी। ठीक है? नेक्स्ट वीक मिलिट्री इंटीग्रेशन मतलब रिपब्लिकन्स के पास आर्मी थी लेकिन वो सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थी। ठीक है? तो ये भी एक वीकनेस बनी। कोई परमानेंट यूनिफाइड कमांड नहीं होगा तो स्लो मोबिलाइजेशन होगा, लीडरशिप डिस्प्यूट्स बनेंगे, है ना? व्हेरेas अगर मोनार्की से कंपेयर करें तो उनकी यूनिफाइड आर्मी थी, सिंगल कमांडर और रेगुलर ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो ये सब हमको देखने को मिलता है। तो इस वजह से उनकी बैटलफील्ड जो एफिशिएंसी थी वो ओलिगार्की से ज़्यादा थी। ठीक है? अब यहाँ पे डीडी कोशम भी कहते हैं कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का रिफ्लेक्शन होती हैं, है ना? सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी माने सेंट्रलाइज्ड आर्मी। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस भी थे, जैसे रिपब्लिकन्स के एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन डेवलप थे लेकिन लार्ज टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सफिशिएंट नहीं थे। ये भी एक रीज़न जो है हमको देखने को मिलता है और मोनार्कीज़ के साथ में जो कि इनसे ज़्यादा एफिशिएंट थी, इनको कम्पीट करना था उनके साथ में। ठीक है ना? तो ये भी हमको देखने को मिलता है। मगध वाज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। वहाँ के रूलर्स लाइक बिम्बिसार वो मगध में एक्सपैंड हुए। अजातशत्रु देखने को मिलता है हमको। ठीक है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी जो है वो बदलता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है? ठीक है? तो देयर वाज़ अ लॉन्ग टर्म डिक्लाइन। सम रिपब्लिकन्स सर्वाइव्ड इनटू अर्ली सेंचुरीज़। द लिच्छवीज़ रिमेन्ड पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट, एविडेंस्ड बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरिज टू कुमार देवी एंड समुद्रगुप्त's टाइटल लिच्छवी दोहित्रा। ठीक है? दिस इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस अल्टीमेटली फेडेड विद द राइज ऑफ लार्ज एम्पायर्स। हमने देखा कि कुछ जो है रिपब्लिकन्स दे सर्वाइव्ड एज वेल, है ना? ओके। ये आपके प्रीलिम्स के कुछ पॉइंटर्स हैं, यू कैन जस्ट सी इट। महाजनपदास पीरियड 600 to 400, जनपदास मीन्स लैंड वेयर जना सेटल्ड। अंगुत्र निकाय
है ना, प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास। भगवती सूत्रा ऑल्सो मेंशन्ड 16 महाजनपदास। अंगुत्र निकाय एंड भगवती सूत्रा। टू फॉर्म ऑफ पॉलिटी देखने को मिलती है, मोनार्की एंड गण संघ। एंड सेकंड अर्बनाइजेशन बिगेन फ्रॉम 6th सेंचुरी, आयरन टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटेड एंड अर्ली रिपब्लिकन्स वर जनरली ओलिगार्किक। और संतग्रह जो है वो असेंबली हॉल हुआ करते थे। गणपति जो है वो इलेक्टेड और सिलेक्टेड हेड ऑफ रिपब्लिक्स हुआ करते थे। ठीक है, ये आपके कुछ मेंस के डायमेंशन है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आई बिलीव आपको लेक्चर समझ आया होगा, आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपके लिए ये लेक्चर किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम लेक्चर्स को थोड़ा छोटा-छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक टॉपिक को मल्टीपल सेगमेंट्स में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो अगला जो इससे आगे जो महाजनपदास का पीरियड आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।